चलिए ना, कल लास्ट में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी और एक हेडिंग डाल लिया था कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट हमको लिखने। पहला पॉइंट लिखिएगा, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी। चलिए ना, ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए। अब आगे की बात स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट आपको बोला गया उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे। जो सेकंड पॉइंट है उस पर बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपको बोला गया कि कोई भी एटम जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो क्यों करता है, ताकि उसकी एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेटा, दो एटम से पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ये एटम ए है, ये मान लीजिए एटम बी है। जब एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होता है तो ऐसे खड़े होने से बारिश बंद हो जाएगी। ए और बी के बारे में बात करें तो ध्यान सुनिएगा। ए और बी मान लीजिए दो एटम है, दोनों आइसोलेटेड है अभी, है ना। और इस टॉपिक के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ज्यादातर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला, हर एक एटम के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अभी हम लोग पहले सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके ऊपर एनसीईआरटी में ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, वो देखते हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट को लिविस ऑक्टेट थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे हम लोग। मान लीजिए दो एटम है ए और बी, दोनों एटम आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा। अब जब एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो एटम एक जगह टिकेगा नहीं, रैपिड रैंडम मोशन दिखाएगा, स्टेबल नहीं होगा। और मान लीजिए रैपिड मोशन दिखाते दिखाते दो एटम आमने सामने आ गए। आमने सामने आने पर उनके बीच में दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं। एक, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और साथ ही साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लगेगा। जैसे मान लीजिए अट्रैक्शन कैसे लगेगा और रिपल्शन कैसे लगेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एटम ए का न्यूक्लियस है और एटम ए का इलेक्ट्रॉन है। एटम बी का न्यूक्लियस है और एटम बी का इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताइए, ए के न्यूक्लियस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा होगा या रिपेल कर रखा होगा? अट्रैक्ट, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। बी के न्यूक्लियस ने बी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा होगा? अट्रैक्ट कर रखा होगा। कहां आ रहे हो है? अरे इधर आओ। चाय पीने गए थे? मेरे लिए बंधवा के लाए क्या चाय? है? बिना चाय लिए आ गए तुम? बैठ जाओ फटाफट। ध्यान देखो, है ना। तो ए के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, बी के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस के बीच में। अब अगला पॉइंट क्या आता है कि यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रखा है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन साथ ही साथ जब ये आमने सामने आएंगे तो बेटा इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा, और सिमिलरली इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से दो एटम के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को। लेकिन क्या ये प्लस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल। और ये माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मतलब एट अ टाइम जब दो एटम आमने सामने आते हैं ना, तो वहां पर दो तरह के इंटरेक्शन साइमल्टेनियसली काम करते हैं बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब कहानी इस बात पे निर्भर करती है कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में से मान लो अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है तो दोनों एटम पास आके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में से रिपल्शन डोमिनेटिंग हुआ तो दोनों अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाएंगे ना। अब मान के चले, क्योंकि हमें बॉन्ड बनवाना है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में से इनिशियली कौन डोमिनेट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनते जाना, कंडीशन समझते जाइएगा। पहली कंडीशन ये आई कि अट्रैक्शन और रिपल्शन में से डोमिनेट कौन कर रहा है? अट्रैक्शन।
जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो क्या ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे, पास आते जाएंगे, ठीक है। तो पास आने की वजह से बताइए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अभी इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, ठीक है। लेकिन जब ये पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। लेकिन पास आने से क्या ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस भी पास आ जाएंगे बेटा? हाँ। और अगर ये पास आ जाएंगे तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? अरे मैडम कहां घूम रहे हैं अपन? ओ मैडम कहां घूम रहे हो? क्या बोला तू? क्या बोला? बोलना। हाँ तू ही बोला, तू ही बोला है, तू ही बोला है, तेरा बाजू वाला जानता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन सुने ध्यान से ना, ये जितने बोल रहे हैं ना, कितना मोटिवेशन लगता है तुमको बोलने के लिए ना। चलो आइए इधर, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात कर रहे थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डोमिनेटिंग था तो दोनों एटम क्या हो गए? पास आ गए। और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम था तो दोनों एटम कंपैरेटिवली पास आते गए, क्योंकि अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था। लेकिन जैसे ये नजदीक आएंगे तो बेटा क्या इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे और न्यूक्लियस भी पास आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो अट्रैक्शन तो ज्यादा था ही था, लेकिन पास आने की वजह से क्या रिपल्शन भी बढ़ने लगेगा। यस, एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पास आते जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन इतने नजदीक आएंगे कि उसके बाद इनका पास आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को भयंकर तरीके से क्या करेगा? रिपेल। तो एक ही समय तक ये पास आ पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये ए का न्यूक्लियस और ये बी उठा के आपने इसके ऊपर ही रख दिया, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर फेंक देंगे, या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर फेंक देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय इनके बीच में ऐसा आता है जहां पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, इसका मतलब यह होगा कि ना तो एटम उसके बाद पास आ पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करके पास ले जाएगा तो रिपल्शन दूर फेंक देगा, और रिपल्शन दूर फेंक के दूर ले जाएगा तो अट्रैक्शन पास ले आएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे होंगे, ना एटम उससे पास आ पाएंगे ना एटम उससे दूर जा पाएंगे। ये वो कंडीशन होती है जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि भाई अब इन दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर इसके बाद की कंडीशन पे बात करूं, मैं इनको और पास ले आऊं, है ना, खुद ब खुद तो ये पास नहीं आएंगे, लेकिन बाहर से मुझे अगर इनको पास लाना है तो क्या बाहर से मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं बाहर से एनर्जी लगा रहा हूं, इसका मतलब है ये प्रोसेस खुद ब खुद नहीं हो रही। इसका मतलब है अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था या रिपल्शन डोमिनेट कर रहा था? रिपल्शन। तभी तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी लगानी पड़ी। तो तीन तरह की सिचुएशन अराइज होती है, ये तीन तरह की कंडीशंस है। नॉर्मली जब बॉन्ड फॉर्मेशन होना होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है बेटा? डोमिनेट करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो दोनों एटम पास आएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड जब बनता है तो ये वाली सिचुएशन पे बनता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। लेकिन मान लीजिए अट्रैक्शन के बदले अगर रिपल्शन डोमिनेट कर रहा होता तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाता या नहीं हो पाता? नहीं हो पाता, और दोनों अपने अपने रास्ते आगे निकल जाते। इसी बात को हम लोग यहां पर डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली समझते, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात दी हुई है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एटम ए का न्यूक्लियस और एटम ए का इलेक्ट्रॉन है। इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस है। बेटा ए के न्यूक्लियस ने खुद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है? अट्रैक्ट। ये बी का न्यूक्लियस है, बी का इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर रखा है? अट्रैक्ट। लेकिन अभी ए इंडिपेंडेंटली घूम रहा था, बी इंडिपेंडेंटली घूम रहा था, दोनों घूमते फिरते आमने सामने आ गए। क्या ए का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन ये तो सब अट्रैक्शन फोर्स हो गए, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बेटा रिपेल करें। तो यहां पर हमें अट्रैक्शन फोर्स भी दिख रहा है और रिपल्शन फोर्स भी दिख रहा है। अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बात करें, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, मुझे बताइए अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में से ज्यादा डोमिनेटिंग किसको होना चाहिए? अट्रैक्शन। जब बॉन्ड बनेगा तभी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, लेकिन शुरू में ये कंडीशन होनी ही चाहिए। अब इधर देखिएगा, एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। यहां पर इस ग्राफ में
एक्स एक्सिस पर हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं। यहां पर ग्राफ का जो ओरिजिन है वो ये है, ध्यान रखिएगा ना, ये ओरिजिन है। ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, बट जनरली एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है, इसीलिए ग्राफ नीचे जाएगा। अब ध्यान सुनना, इस ग्राफ में हम लोग जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा है, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी एंड मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, उस पर बात करने वाले हैं। ध्यान सुनना बेटा, एक बात बताओ, मैंने ईए के समय पे बोला था आपको कि बॉन्ड बनेगा तो बताइए दोनों एटम में अट्रैक्शन होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन। क्या हमने ऐसी लाइन पढ़ी थी, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वही पॉइंट काम में आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ये एटम ए, ये एटम बी, अभी दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में है और दोनों बहुत दूर दूर है। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से रीड करते हैं, लेकिन इस ग्राफ को रीड करने का जो तरीका होता है वो इधर होता है। अगर आप इसको नॉर्मल ग्राफ की तरह पढ़ोगे तो कभी समझ ही नहीं आएगा कि ग्राफ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। मुझे बताइए, ए और बी में कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्या ए और बी बहुत दूर दूर है? यस, बहुत दूर दूर है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो ये नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो जाता जाएगा। तो ये इस तरह से चलता है। पहले ये दोनों बहुत दूर दूर, मान लीजिए ये घूमते फिरते आमने सामने आए, अट्रैक्शन और रिपल्शन में से कौन डोमिनेट कर गया? अट्रैक्शन। तो क्या ये थोड़े बहुत नजदीक आ जाएंगे? यस। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कंडीशन मान लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब एनर्जी के टर्म्स में इसको समझते हैं। जब एटम अकेला था तो उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा, तो ए और बी का जो टोटल एनर्जी कंटेंट है, मान लीजिए वो यहां कहीं था शुरू में, लेकिन यहां से आने पर बताइए अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? अट्रैक्शन। इसमें और इसमें यहां पर अट्रैक्शन कम है और यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, इधर से इधर आ रहे, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तभी पास आ रहे। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है कि शुरुआत में तो ए और बी का टोटल एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे अट्रैक्शन होता है वैसे वैसे उनकी एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो इनिशियल जो एनर्जी होती है धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होके कम होती जाती है। ये जो ग्राफ चल रहा है ये खुद की ए और बी की टोटल एनर्जी का चल रहा है, बाकी रिलीज होती जा रही है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां आने पर बॉन्ड बन गया। हमने ईएन के एप्लीकेशन में बॉन्ड एनर्जी नाम का एक एप्लीकेशन देखा था। उस समय भी मैंने आपको बोला था बॉन्ड एनर्जी बोलूं चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। बस एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और दूसरे प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है। याद करिएगा, जब ए और बी मिलकर बॉन्ड बना रहे तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? ये वाला लेवल है, ये इनिशियल लेवल है और ये फाइनल लेवल है मान लीजिए। तो इतनी एनर्जी क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड बनते वक्त जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो लेवल है और यहां से ये जो लेवल आ रहा है ग्राफ का, ये जो लेवल है ये आपको किसके बारे में रिप्रेजेंट करके दे रहा है बेटा? बॉन्ड एनर्जी के बारे में। इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आपको सपोज इस एनर्जी का लेवल का नाम ई ए दे रखा था और इस एनर्जी लेवल का नाम ई बी दे रखा था, और बोला था हाइड्रोजन के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शन दिया था ई ए माइनस ई बी, ई ए प्लस ई बी, ई ए माइनस ई बी अपॉन 2, ई ए प्लस ई बी अपॉन 2, इस तरह से दिया था। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। मान लीजिए यहां से यहां आने पर, ध्यान सुनना, इसकी इनिशियल एनर्जी मान लो 500 यूनिट थी, इसकी इनिशियल एनर्जी भी मान लो 500 थी, दोनों आइडेंटिकल ले लेते हैं ताकि याद रखना आसान रहे। 500 टोटल एनर्जी कितनी थी? 1000। लेकिन जैसे जैसे अट्रैक्शन हुआ वैसे वैसे एनर्जी रिलीज हुई। अब मान लीजिए इस 500 में से 400 यूनिट एनर्जी रिलीज हो गई और इस 500 में से भी 400 यूनिट एनर्जी रिलीज हो गई, तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो गई? 800। वो जो 1000 और 200 बची हुई है उसके बीच का जो गैप है वो कितना है? 800। वही जो 800 यूनिट एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी। और ये जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना, इतनी ही एनर्जी जब आप इसको वापस दे दोगे, इतनी ही एनर्जी जब आप इसको वापस दोगे तो बॉन्ड वापस से टूट जाएगा, और बॉन्ड को तोड़ते वक्त जो आप एनर्जी दोगे उसे क्या बोला जाएगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
अब आगे सुनिएगा, यहां तक का ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया। अब इसके आगे आप सोचिए, इसके बाद ये खुद ब खुद पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि शुरू में ये पास क्यों आए? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था फोर्स ऑफ रिपल्शन पर। जिस समय बॉन्ड बनता है वो कंडीशन ऐसी होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाते, बराबर नहीं होते, इक्विलिब्रियम पे आ जाते कि जितना अट्रैक्शन लगेगा उतना ही रिपल्शन लगेगा, मतलब जो एटम जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अब सपोज यहां तक का ग्राफ तो खुद ब खुद बन गया, लेकिन सपोज आपको इनके न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जीरो करना है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को जीरो करना है। अगर जीरो करना है तो क्या इनको और पास लाना पड़ेगा? यस, और पास लाना है। क्या ये खुद ब खुद अब इसके बाद पास आ पाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी आपको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए इनको और पास लाना है, तो बेटा ये खुद ब खुद अगर पास नहीं आ रहे तो क्या बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अगर बाहर से एनर्जी लगाओगे तो बताओ ग्राफ में एनर्जी कम होगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद का जो ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह चला जाता है। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो पिंक कलर का पार्ट यहां पर दिखाया गया है, ये हाइपोथेटिकल पार्ट है, ये ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन ग्राफ में क्योंकि एनसीईआरटी में ये ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को समझने के लिए हम लोग ये समझ रहे कि बॉन्ड तो खुद ब खुद बन गया, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद अगर आपको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और कम करना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बाहर से एनर्जी दोगे तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा एनर्जी का। नोट करिए इन दोनों डायग्राम्स को, ये यही बना रहा है बेटा। बिल्कुल सेम होगा, वही तो है ये। पीरियोडिक टेबल की बॉन्ड एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग की बॉन्ड एनर्जी, कोऑर्डिनेशन की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग थोड़ी होती है बेटा। बॉन्ड एनर्जी ही होती है। मौसम बढ़िया हो रखा है आज। आज थोड़ी देर और पानी गिर जाएगा तो कोटा में आधे हिस्से तो पानी में डूब जाएंगे। सड़कों पे तो भर ही गया होगा अब तक तो पानी। है समोसा। जल्दी बनाओ भाई, आज ही बनाना है, कैसे आराम से बिल्कुल ए बी लिख लिख के जल्दी बनाओ फटाफट। बोर्ड का रजिस्टर थोड़ी बना रहे कि अपन बोर्ड की कॉपी में बिल्कुल राइटिंग सजा सजा के लिखना। जल्दी लिखो, राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलने वाले। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर ये जो डिस्कशन करा, इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा? रिलीज होती जा रही है। ध्यान सुनना, हम लोगों ने जो सेकंड नंबर का पॉइंट लिखा वो लिखा टेंडेंसी टू अचीव मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज द एनर्जी। ध्यान सुनना, पहले ए और बी की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वैसे वैसे एनर्जी कम हुई।
इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है या केमिकली कंबाइन होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो अगर एटम की एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास खूब सारी एनर्जी तो हम एक जगह टिकेंगे नहीं, कभी इधर भाग रहे उधर भाग रहे, जिस दिन बीमार पड़ जाते उस दिन चुपचाप पड़े रहते, स्टेबल हो जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर किसी एटम के पास बात करें तो किसी एटम के पास जब तक एनर्जी है वो अनस्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। अब आते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे, ध्यान सुनना है ना। सेकंड नंबर का मतलब पॉइंट तो हमने समझ लिया। अब पहले नंबर के पॉइंट पे आते हैं, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। केमिकली जब कोई एटम कंबाइन करता है तो उसके दो कारण माने जाते थे, पहला ऑक्टेट कंप्लीशन, दूसरा एनर्जी कम करना। एनर्जी कैसे कम होगी वो हमने देख लिया कि बॉन्ड बनने से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, एटम की एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको समझने के लिए हमें थ्योरीज के ऊपर जाना है, और जो सबसे पहली थ्योरी आ जाती है वो आ जाती है लुईस ऑक्टेट थ्योरी या फिर लुईस ऑक्टेट रूल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल। इनिशियली बेटा जितने भी एलिमेंट्स थे उनके बारे में ऐसा माना जाता था कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि शुरू में इनर्ट गैसेस को देखा गया और ऐसा देखा गया कि इनर्ट गैसेस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बाकी सारे एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये माना गया कि जब भी कोई एटम ऑक्टेट अचीव कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल। ये बात इनिशियली सही थी, लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट कंपाउंड डिस्कवर हुए तो ये बात भी गलत हो गई। तो अभी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, लुईस ऑक्टेट रूल या लुईस ऑक्टेट थ्योरी। दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ये हिस्ट्री जैसा चलता है ना। जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते थे तो वहां पर क्या होता है, एक राजा आया, कुछ दिन उसने राज किया, उसने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, फिर उसके बाद उसको हटा के दूसरा राजा बन गया, फिर ऐसा ऐसे। वैसे यहां पर एक थ्योरी आएगी, उसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। फिर कुछ दिन तक वो थ्योरी चली, लेकिन जब नए एलिमेंट और कंपाउंड डिस्कवर हुए तो वो थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो उसको समझाने के लिए फिर एक नई थ्योरी बनी, फिर वो कुछ दिन तक चला, फिर एक नई थ्योरी बनी। तो इस तरह से लुईस ऑक्टेट रूल, बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरी के साथ, और वो थ्योरी कौन सा बेटा, लुईस ऑक्टेट रूल। आई होप इतना सबको पता है कि लुईस ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या होता है, कि हर एक एटम बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। According to this theory, each atom, क्या हो गया, पानी गिर रहा, तो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या हो गया, काहे बरसात में बैठे हुए हो, इधर आ जाओ। मतलब वहां गिर रहा है पानी तो इधर उधर बैठ जाओ ना, काहे उसके नीचे बैठे हो, आ जाओ इधर, आगे आ जाओ, बहुत जगह है, जय कमी नहीं है। चलिए ना, स्टेटमेंट में बोल रहा था आपको, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एटम tries to achieve 8 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में ऑक्टेट लिख लीजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट में ऑक्टेट, इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, चलिए ना। यहां पर इस थ्योरी में यह बोला गया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जाता था कि हर एक एलिमेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करना चाहता है, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट हो जाए। ध्यान रखना, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल की बात नहीं होती है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होना चाहिए, मतलब NS2 NP6 टाइप का होना चाहिए। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कभी भी नहीं कर सकते, जैसे आपको पता हो हाइड्रोजन या हीलियम, है ना, ये कभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर एक ही शेल है। तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ड्यूप्लेट पूरा कर सकते। पॉइंट एक लिख भी लेना ब्रैकेट में, हाइड्रोजन, हीलियम और एक लिथियम प्लस भी लिख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस, ट्राई टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट।
ट्राई टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट, मतलब ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, ये ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं। चलिए अब आइए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए उनके पास क्या क्या तरीके हैं। तो वेज टू अचीव ऑक्टेट में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरे करने के लिए दो तरीके अपना सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे। ट्रांसफर करने के दो मीनिंग निकलते हैं कि कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। अब ध्यान से सुनिएगा ना, यहां पर ये जो फ्लो चार्ट हम लोग बना रहे हैं, यहां पर आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आने वाले जितने भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं वो यहां पर इनिशियल लेवल पे आपको दिख रहे होंगे कि कैसे बॉन्ड बनाने हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कोई भी एटम या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। जैसे सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो क्या आ जाता है बेटा, 2,8,1। और अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है, 2,8,7। अब इसको सोडियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के दो तरीके, या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन जाता है और इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा किया जा सकता है। यहां पर क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको इसको ऑक्टेट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो दो तरीके, या तो 7 लूज कर दे या 1 गेन कर ले। तो ये गेन करना पसंद करता है और गेन करके क्या बना लेता है, ऑक्टेट। तो बेटा किसी भी एलिमेंट के पास ट्रांसफर करके ऑक्टेट पूरा करने का तरीका हो सकता है। वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल की होती है, नॉन मेटल की? मेटल। और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा बेटा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसकी होती है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करेगा। याद करिए पीरियोडिक टेबल में भी मैंने आपको बोला था, मेटल नॉन मेटल मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक या कोवेलेंट? आयनिक। आप खुद भी देख लें, कैटायन और एनायन अगर आमने सामने आ गए तो बेटा यहां पर जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जा सकता है इसे। आइए सेकेंड टाइप पे, अगर मान लीजिए कोई एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, मतलब लूज नहीं कर पा रहा है, गेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करिए जब ईएन हमने पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए थे, फिर नियत में खोट आ गई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह की हम कुछ बातें कर चुके हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक तरीका हो सकता है। शेयरिंग में दो तरह की शेयरिंग होती है, एक होती है इक्वल शेयरिंग जिसको म्यूचुअल शेयरिंग भी बोला जाता है, और एक होता है अनइक्वल शेयरिंग जिसको नॉन म्यूचुअल शेयरिंग भी बोला जाता है। अब आप देखिए, इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग की बात करें अगर हम, तो शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आप इक्वल शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बन के आएगा वो बन के आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है और इक्वल का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना बेटा। अगर ए और बी में शेयरिंग हो रही है और इसने एक इलेक्ट्रॉन और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाद में कौन खींचेगा कौन नहीं खींचेगा उस पर ध्यान नहीं दे रहे, दोनों ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे हैं शेयरिंग के लिए तो इसको बोला जाएगा इक्वल। कई बार आप ऐसी शेयरिंग देखेंगे कि शेयरिंग इसको भी करनी इसको भी करनी, पर शेयरिंग में ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये केवल वेकेंट ऑर्बिटल दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग और इसको बोलते हैं अनइक्वल शेयरिंग। तो बेटा इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड या म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और अनइक्वल या नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, तो पूरा नाम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देंगे। इसका एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड, क्योंकि डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड होता है, ये एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है डेटिव बॉन्ड। नोट करिए इस फ्लो चार्ट को। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हमारे सामने आ गया कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो तरीके रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ट्रांसफर से बनने वाले बॉन्ड में हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, और शेयरिंग से होने वाले बॉन्ड्स में हम लोग कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे।
पीरियोडिक का बचा हुआ ईएलपी या मॉड्यूल वगैरह जो होगा सॉल्व कर लेना, है ना, ताकि उसको डिस्कस कर लेंगे बीच में। और मैं अभी कुछ 1-2 दिन में और क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। बॉन्डिंग की ईएलपी जो मिलेगी उसमें ऑलरेडी आपको बॉन्डिंग के साथ साथ पीरियोडिक के क्वेश्चन भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, है ना, ताकि रिवीजन आपका चलता रहे। सॉल्यूशन तो डाले थे, अब वो मैच नहीं हो रहा था। अब वो मेरी गलती थोड़ी, वो तो जिसकी किताब है उसकी गलती है ना भाई। क्वेश्चन नंबर अलग है, सॉल्यूशन अलग है ना। उसमें जिसमें दिक्कत होगी पूछ लेना। एक में तो सॉल्यूशन ही है, क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी, वो तो वैसे ही सॉल्व हो गया। जो पहले डाले थे क्वेश्चन उसको देख लेना, उसमें कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब मॉड्यूल ही गलत बना हुआ तो मैं क्या करूं उसमें। चले भैया ना, यहां पर अगर हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें बेटा, तो ये तो आ गया ल्यूइस ऑक्टेट रूल के बारे में। ल्यूइस ऑक्टेट रूल में सारी कहानी अपन ने समझ ली कि कोई भी आइटम ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता है। लेकिन एक बात समझे, शुरू में बहुत कम एलिमेंट और कंपाउंड डिस्कवर हुए थे शुरुआती दौर में। सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स ही मिले हुए थे, और उनमें जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मिल गया CH4, या मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मिल गया CCl4, या मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मिल गया SiF4। तो ये मॉलिक्यूल जब देखे गए ना, या NaCl, तो इनको देखा गया तो ये सब कहीं ना कहीं बॉन्डिंग करके ऑक्टेट पूरा कर रहे थे, और या फिर हाइड्रोजन था तो ड्यूप्लेट पूरा कर रहा था। तो इस लुईस ऑक्टेट रूल को बिल्कुल सही मान लिया गया। लेकिन इनके बाद कुछ और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में जाके एक कंपाउंड मिल गया PCl5। अब जैसे ही PCl5 मिला तो देखा गया कि PCl5 में फास्फोरस भी नॉन मेटल है, कोवेलेंट है ना, और ये क्लोरीन भी नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड होता तो कैसा बनता, आयनिक, और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनता, कोवेलेंट। तो देखा गया कि इसके अंदर बॉन्ड कैसा बनेगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर से बनेगा या शेयरिंग से बनेगा, शेयरिंग। तो फास्फोरस के आजू बाजू में 5 क्लोरीन ऐसे मान लिए गए, और बेटा इनके बीच में कम से कम सिंगल बॉन्ड तो बनेगा। और बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन जब इनने शेयर करे तो ऐसा देखा गया कि फास्फोरस के आसपास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, 10। तो ल्यूइस थ्योरी तो ये बोलता था कि भैया कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाने जा रहा है, खासकर सेंट्रल एटम पे फोकस करके बात कर रहे हैं, कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम बॉन्ड बनाने जा रहा है तो वो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, लेकिन इस कंपाउंड में तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिले, मान लीजिए BCl3 ले लिया, तो अपन जानते हैं BCl3 में तो इसके पास, बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो यहां 2, यहां 2 और यहां 2, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा नहीं किया। तो ऐसे भी कंपाउंड लेटर ऑन डिस्कवर हो गए। तब ये पता चला कि भाई ल्यूइस ऑक्टेट थ्योरी जो है ना, कि भैया हर एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाता है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, कहीं पर यह बात लागू हो जाएगी, लेकिन कई जगहों पर यह बात लागू नहीं भी होगी। तो अब हम यहां पर जो ल्यूइस ऑक्टेट थ्योरी का जो राज था वो समाप्त होता है, और उसका राज समाप्त करने का से पहले हमको उसके ड्रॉबैक्स को समझना है, इन्हीं सब चीजों को पढ़ना है कि भाई क्या ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक्स को हम यहां पर एक्सेप्शन टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल का नाम दे सकते हैं। तो एक्सेप्शंस टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन मतलब ये बेसिकली ड्रॉबैक्स है कि भाई ल्यूइस ऑक्टेट रूल कहां कहां नहीं लग पाया, ताकि इसके बाद हमें नई थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा। चले आइए ना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके जो ड्रॉबैक्स है, उसमें जो पहला ड्रॉबैक आ जाता है बेटा, वो आ जाता है हाइपोवैलेंट या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बारे में। हाइपोवैलेंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो क्या है, ध्यान सुनना। हमने बोला कि ल्यूइस थ्योरी ने यह बोला कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बना रहा था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन अब हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने के दो मतलब निकल सकते हैं, या तो सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा,
या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। अगर कभी सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग के बाद 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोला जाता है बेटा? हाइपोवैलेंट, या फिर इनका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब इनको कैसे पहचानना है, डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, नाम से इतना समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं कैसे पहचानना है। मान लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिया BCl3, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा BeCl2 एटसेट्रा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये दो ऑप्शन है, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चेक करना है? हमेशा केमिकल बॉन्डिंग में आप दो जगहों पर फंसेंगे, ध्यान से सुनना है ना इस चैप्टर में, कहां पर परेशानी आएगी आपको। पहली परेशानी बच्चों को यह आती है, अभी चैप्टर चलेगा तब परेशानी नहीं आएगी, चैप्टर खत्म होने के बाद परेशानी शुरू होगी, है ना। पहली परेशानी आपको यह आएगी कि भैया इतने सारे कंपाउंड में से कौन आयनिक है और कौन कोवेलेंट है, ये पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक। दूसरी परेशानी आपको ये आएगी कि इस पूरे चैप्टर में हम जो जो थ्योरीज पढ़ेंगे ना, जैसे हम लोग VBT पढ़ेंगे, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, MOT पढ़ेंगे, आगे भी और थ्योरीज पढ़ेंगे, तो उन थ्योरीज में आप हर जगह पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, इन्हीं का कैलकुलेशन कर रहे होंगे। हर थ्योरी में जब आप VBT में भी बॉन्ड एनर्जी निकालोगे, बॉन्ड स्टेबिलिटी निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी निकालोगे, MOT में भी निकालोगे, तो जब एग्जाम में बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में VBT लगाना था कि हाइब्रिडाइजेशन लगाना था कि MOT लगाना था, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे कुछ मुश्किल है नहीं, पढ़ेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हाँ ये परेशानी जनरली बच्चा फेस करता है। तो ये जो दूसरी वाली परेशानी है थ्योरी वाली, वो तो जब थ्योरी आएगी तब बताते चलूंगा कि कब कैसे क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी यूज करनी है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं आयनिक और कोवेलेंट के बारे में। याद करिए शुरुआत से आपको बताया हुआ है कि बेटा मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा? आयनिक। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली आपको कैसा देखने को मिल जाएगा? आयनिक। और नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कैसा देखने को मिल जाएगा? कोवेलेंट। ध्यान रखिएगा ये जो बात आपको बताई जा रही है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ये जनरल है, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने भी है, खासकर फजान्स रूल या पोलराइजेशन में हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा हो जाएगा? कोवेलेंट। आइए अब इसी को यूज करते हैं। आपको सबसे पहले ऑक्टेट चेक करना है, तो ऑक्टेट चेक करने के दो तरीके, पहला तो शेयरिंग से चेक करना है या ट्रांसफर से, वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कैसा है। मुझे बताइए बोरॉन मेटल है या नॉन मेटल है तो ये मेटलॉइड, वैसे तो बालिका सीता गीता, लेकिन मेटलॉइड होने का मतलब है कि उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर हैं, पर इसके अंदर डोमिनेटिंग कैरेक्टर नॉन मेटल होता है और एनसीईआरटी इसको नॉन मेटल लिखता भी है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट। मुझे बताइए बेरिलियम मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल। पूरा S ब्लॉक, पूरा D ब्लॉक, पूरा F ब्लॉक मेटल होता है। ये मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा होना चाहिए? आयनिक। अब मुझे बताओ ये बॉन्ड कोवेलेंट और ये बॉन्ड आयनिक होना चाहिए। अपन ने पहले ये डिस्कस किया, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, पूरे चैप्टर में ये बात यूज आती रहेगी आपको। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड है अगर, तो बताइए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग से होगा या ट्रांसफर से होगा? शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया ये सेंट्रल एटम जो बोरॉन है ना, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला? कॉन्फिगरेशन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखा बेटा 1s2 2s2 2p1। बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल। तो ये वैलेंस शेल सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे? 3। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब आगे मैं आपसे पूछूं कि किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ये बार बार कॉन्फिगरेशन तो लिख नहीं सकते, इतना तो समय नहीं होगा अपने पास, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, याद करिए जब हमने कॉन्फिगरेशन पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, तब हमने लिखा था कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2, 13 के वैलेंस शेल में 3, 14 में 4, 15 में 5 एंड सो ऑन। ये सब अपने को काम आता रहेगा। तो बताइए ये ग्रुप 13 का मेंबर है, तो 13 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। आगे बढ़ता हूं, ये सेंट्रल एटम है, क्लोरीन क्या है? साइड एटम। अच्छा क्लोरीन साइड एटम है, एक बात बताओ, क्लोरीन जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है साइड एटम के फॉर्म में, तो क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाना पसंद करता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल। हेलोजन जब भी साइड एटम में आएगा वो सिंगल बॉन्ड बनाना पसंद करता है।
तो आप बताइए मुझे, अगर यहां क्लोरीन लिया, यहां क्लोरीन लिया, यहां क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का इसमें पार्टिसिपेट किया और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से इसमें आया। और क्लोरीन के ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि ग्रुप 17 का मेंबर है। उन 7 में से एक इस बॉन्ड में चला गया और बाकी 6 इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में पड़े हुए। अब आप इसको देखें अगर, तो बेटा क्लोरीन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां पर भी अगर आप देखें तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है ना, यहां पर इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन हमें अभी साइड एटम पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है? सेंट्रल एटम पे। अब अगर आप सेंट्रल एटम पे ध्यान दो फिलहाल में, तो बेटा सेंट्रल एटम बोरॉन के पास बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अब बार बार अपन ये डायग्राम बना के चेक नहीं करेंगे, तो अपने पास क्योंकि इतना समय होता नहीं है ना, वरना ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होते हैं, बट इतना टाइम नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बोरॉन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या शेयरिंग होगा? शेयरिंग। अब मुझे बताओ, क्लोरीन जब भी शेयरिंग करने आएगा, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने आएगा, तो सिंगल डबल ट्रिपल कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन देगा सिंगल बॉन्ड में, तो दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और तीसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 3 क्लोरीन से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और इस 3 + 3 को कर दो तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब बोरॉन के पास बॉन्डिंग होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। अगर किसी के पास बॉन्डिंग के बाद 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? हाइपोवैलेंट। तो ये एक हाइपोवैलेंट स्पीशीज हो गया। आइए सेकंड नंबर के एग्जांपल पे, BeCl2। मुझे बताइए, बेरिलियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल बॉन्ड कैसा बनना चाहिए? आयनिक या कोवेलेंट? आयनिक। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होता है, लेकिन मैंने बोला था जनरली। क्या बोला था? ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली आयनिक होगा, लेकिन इसमें 3-4 मेटल के बारे में आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और जिनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एलिमेंट को नहीं याद करो, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ होता था, और बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम। ये 4 जो मेटल अभी आपके सामने लिखे गए ना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे खतरनाक मेटल है। इनके कुछ कंपाउंड तो कोवेलेंट बन जाएंगे और इनके कुछ कंपाउंड आयनिक बन जाएंगे, जबकि मेटल, ये सारे मेटल है, मेटल का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। मतलब अगर इनके कोई कंपाउंड दिख गए ना एग्जाम में, तो थोड़ा सा कॉशियस होके सॉल्व करने की जरूरत है। उस पर भी बात करते हैं। खासकर इनमें से अगर हम बात करें तो 3 एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना, और वो एलिमेंट्स है अलबेली। कौन से एलिमेंट्स है? अलबेली, है ना। अलबेली कहने का मतलब एल्यूमिनियम, बेरिलियम और लिथियम। अलबेली के सीबीआई कभी भी आ जाए, अलबेली के सीबीआई, सीबीआई कहने का मतलब है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये कोवैलेंट नेचर के मिलते हैं, तो इनको अपने को दिमाग में रखना है कि अलबेली के सीबीआई आ जाएंगे तो वो आयनिक होंगे या कोवेलेंट होंगे? कोवेलेंट। जनरली ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड होना चाहिए था आयनिक, बट ये मिलता क्या है? कोवेलेंट। अब इसको अभी तो याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको फजांस रूल में मिलेगा, जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे तब आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें कि अलबेली के सीबीआई क्या होते हैं? कोवेलेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड मिल जाए, ब्रोमाइड मिल जाए, आयोडाइड मिल जाए, बेरिलियम का क्लोराइड मिल जाए, ब्रोमाइड मिल जाए, आयोडाइड मिल जाए, लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मिल जाए, इनको आप ट्रीट करेंगे एज अ कोवेलेंट कंपाउंड। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए जरा ध्यान से। क्या ये अलबेली के सीबीआई में से कोई है या नहीं है? होना चाहिए था आयनिक, लेकिन होता क्या है? कोवेलेंट। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ट्रांसफर से होगा या शेयरिंग से होगा? शेयरिंग से। शेयरिंग है तो बेटा आप बताइए, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। क्लोरीन जब साइड एटम में आता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल या ट्रिपल? सिंगल। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा भी एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तो यार टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। क्या बॉन्डिंग के बाद जो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 8 है या 8 से कम है बेटा? 8 से कम। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब वो क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोवैलेंट स्पीशीज। आइए सेकंड नंबर के एग्जांपल पे चलते हैं। एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल या ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल पे बात कर रहे हैं। पहला टाइप हो गया बेटा हाइपोवैलेंट, दूसरा टाइप होता है बेटा हाइपरवैलेंट, या फिर इन्हें एक्सपांडेड ऑक्टेट भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ जाता है, एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया PCl5, मॉलिक्यूल दिया गया SF6,
मॉलिक्यूल दिया गया IF7, मॉलिक्यूल दिया गया SF4 एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल है आपके सामने। पहले तो हमको इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग देखनी है सेंट्रल एटम में कि भैया उसका ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, बट उससे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि इसके बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है, क्योंकि अगर कोवेलेंट होगा तो शेयरिंग के हिसाब से काउंटिंग होगी, और अगर आयनिक होगा तो ट्रांसफर के हिसाब से काउंटिंग होगी। खैर इधर ध्यान दीजिए, फास्फोरस के बारे में बताइए, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। क्लोरीन नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। मुझे बताइए सल्फर मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। फ्लोरीन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट। नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये सारे के सारे नॉन मेटल के बॉन्ड है। और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होगा या शेयरिंग होगी? शेयरिंग। अब आइए काउंटिंग करते हैं। फास्फोरस सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 15 का मेंबर है। क्लोरीन साइड एटम में जब आ रहा है तो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 क्लोरीन मिलकर 5 इलेक्ट्रॉन देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10 आने का मतलब क्या ये 8 से ज्यादा है या नहीं है बेटा? है। मतलब इसे क्या बोला जाएगा? हाइपर वैलेंट या फिर एक्सपांडेड। हाइपर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, है ना। आइए SF6 के बारे में बात करें। सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 फ्लोरीन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन देंगे सिंगल सिंगल, तो बेटा यहां पर आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 12 कहने का मतलब ये अगेन ऑक्टेट से ज्यादा है, मतलब ये भी हो जाएगा हाइपर वैलेंट। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल जाएंगे, ये 14 हो जाएगा। और बेटा सल्फर में 6 और 4 फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये आ जाएगा 10। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, इनके पास बॉन्डिंग के बाद या तो सेंट्रल एटम के पास 10, 12, 14 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 8 से ज्यादा है। इसका मतलब ये सारे के सारे एक्सपांडेड ऑक्टेट की कैटेगरी में आते हैं। नोट करिए इन्हें। चलिए ना, अब इसके बाद आगे करते बेटा डिस्कशन। 2 केस अभी हम लोगों ने पढ़े, तीसरे केस के ऊपर आ रहे हैं। तीसरे केस में एक नाम आपके सामने आ रहा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और चौथे में आ रहा है स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दोनों टर्म है ये हमको आगे जाके सिलेबस में काम आएगी, जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पोलराइजेशन या फजांसुल। ठीक है। पहली बात, ऐसे कैटायन जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18, है ना। 18 टोटल नहीं, आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडो इनर्ट गैस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर +1, Zn+2, गैलियम +3। मैं जिंक से आपको समझा देता हूं। जिंक के पास एटॉमिक नंबर 30 है, कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मैंने रीअरेंज कर दिया शेल नंबर के हिसाब से। जिंक पे कितना चार्ज लाना है? 2+। +2 आने का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो मुझे बताइए इसका आउटर मोस्ट शेल अब 4th रह गया या 3rd बन गया बेटा? 3rd, क्योंकि 4th में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए इस आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या वो 18 है या नहीं है बेटा? है। ऐसा कोई भी कैटायन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
उसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता, हम ऑक्टेट रूल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता तो हम बोल देते कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी ये 8 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसको हाइपर वैलेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जनरली कंपाउंड्स के लिए नाम यूज किया जाता है, और ये आयन है। अगले पे आते हैं। अगला जो कैटेगरी आ रहा है दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब होता है बेटा 18 इलेक्ट्रॉन, और प्लस 2 कहने का मतलब है यहां 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ये 18 प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझते हैं। यहां पर 2 का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 18 का मतलब है n-1 पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन आने के पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल होता है। किसका रोल होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ नहीं रहे, बस ये नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आने का कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो बेटा पी ब्लॉक के ग्रुप 13, 14, 15 के जो हैवियर मेंबर्स होते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, जो हैवियर मेंबर होते हैं ना पी ब्लॉक के, वहां पर लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेटा इन सब में आप आगे जाके पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है कि जो भी एलिमेंट होता है ना, वो अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम स्टेट दिखाना पसंद करता है। ग्रुप 13 का स्टेट होता है +3, तो आप देखो ये +1 दिखा रहा है, +3 से 2 कम। ग्रुप 14 का स्टेट होता है +4, तो ये उससे 2 कम स्टेट दिखा रहा है। ग्रुप 15 का स्टेट होता है +5, ये उससे 2 कम स्टेट दिखा रहा है। मतलब ये सारे के सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट के एग्जांपल है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं बेटा। अगर इसमें से थैलियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, तो थैलियम 6th पीरियड का एलिमेंट है ग्रुप 13 का, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा 1s2 2s2 2p6, फिर आ जाएगा 3s2 3p6, फिर आ जाएगा 3d10, मैं रीअरेंज करके लिख दे रहा हूं। इसके बाद आ जाएगा 4s2 4p6 4d10 4f14, इसके बाद आ जाएगा बेटा 5s2 5p6 5d10, और फिर आ जाएगा लास्ट में 6s2 6p1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। याद करिए, ग्रुप 13 का जो मेंबर होता है, ग्रुप 13 के मेंबर का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np1, और 6th पीरियड का मेंबर है, इसीलिए 6s2 6p1। 6th पीरियड में जो सब सड़प सबडप हम लोग पढ़ते थे, उसके हिसाब से ऑर्डर बनता था स फ ड प। मतलब इसके बीच में f और d भी होगा। f कौन सा होगा? n-2, और d कौन सा होगा? n-1। n-2 f के हिसाब से 4f आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, और n-1 d के हिसाब से 5d आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी रीअरेंज करके लिख दिया है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको देखो, ये आउटर मोस्ट शेल n हो गया, और ये वाला जो शेल है 5th वाला, ये हो गया पेनल्टीमेट शेल n-1। लेकिन अभी मैंने थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन किसका चाहिए? थैलियम के +1 वाले आयन का। +1 आने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो बेटा ये जो 6p1 वाला इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि बताइए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। तो बेटा ऐसे कैटायन जिनके n-1 में 18 इलेक्ट्रॉन हो और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे कैटायन को बोला जाता है स्यूडो इनर्ट गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैटायन। तो बस ये 2 टर्म हमें ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल पे ज्यादा कुछ फोकस अभी करना नहीं है, वो सब आगे जब जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगा। लिख ले इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इसका ड्रॉबैक और देखते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
हाँ शेयरिंग से ही बन रहा है बेटा। ऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, अभी तो बताया था। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा कि SO2 में आप कौन सा वाला थ्योरी लेके चल रहे हो। आप ऑक्टेट थ्योरी लेके चल रहे हो या सिडविक थ्योरी लेके चल रहे हो। ठीक है, तो समय आने का इंतजार करें। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा। सही समय का इंतजार करें। लिख लिया भाई सबने ये? चलिए ना, अब इसके आगे बात करते हैं। लास्ट टाइप का जो ड्रॉबैक आ जाता है लिविस ऑक्टेट थ्योरी का, वो आ जाता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, अभी जितने भी ड्रॉबैक्स हमने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक यही है। और बेसिकली यहां पर हम लोग आगे जाके सिलेबस में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो टर्म्स पे डिस्कशन करते हैं, तो वो यहां से इंट्रोडक्शन आता है उसका। सबसे पहले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते क्या है या इनको पहचानना कैसे और ये किस तरह से ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है, ड्रॉबैक है, उस पर बात करते हैं। दो एग्जांपल आपके सामने लिखे। पहला एग्जांपल लिखा बेटा NO2। आइए से स्टार्ट करते हैं। NO2 में जब भी आपको चेक करना है कि जो भी गिवन स्पीशीज है वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप उसके अंदर के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब सेंट्रल और साइड दोनों के मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। और या फिर आप पूरे स्पीशीज के टोटल इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लीजिए। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर लीजिएगा। मैं दोनों बता दे रहा हूं फिलहाल में। NO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ग्रुप 15 का मेंबर है। और ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, तो उसके वैलेंस शेल में 6। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो 6 2 जा 12। अगर मैं दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो यहां पर एक नंबर आ रहा है 17। 17 नंबर जो है ये इवन है या ऑड है? ऑड। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो ऑड आ जाए, चाहे 1 3 5 7 कोई भी ऑड नंबर आ जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। टोटल इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 टू कर दिया 16, ऐड करने पर आ जाएगा 23। मतलब इसके अंदर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 23। और बेटा 23 अगर आप देखो तो क्या 23 भी एक ऑड नंबर है या नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर भले अलग अलग होंगे लेकिन ये ऑड है तो वो भी ऑड ही आएगा, और अगर ये कभी इवन आएगा तो वो भी इवन ही आएगा। ये बात की गारंटी होती है। तो आप देखिए NO2 में आपको जो नंबर मिल रहा है वो ऑड नंबर मिल रहा है। और ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर ऑड नंबर आ जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सेम ClO3 के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, और 6 3 18। सॉल्व करने पर आपको 25 मिल जाता है, जो कि अगेन एक ऑड नंबर है। और अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ऑक्सीजन का 8, 8 3 24। सॉल्व करने पर 41 आ जाएगा, और 41 अगेन एक ऑड नंबर है। तो ऐसा कोई भी स्पीशीज मॉलिक्यूलर आयन जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑड है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो पहले तो ये एग्जांपल लिखें, फिर आगे पैरा और डाया पे चलते हैं।
क्या हो गया? तू मत बोल बेटा, क्या हुआ है? खेल लेंगे बेटा, मौका मिल जाए तो खेल लेंगे। अभी खेलने का मौसम है नहीं, वैसे बारिश वारिश में स्कीड स्कीड हो गए तो। यहाँ थोड़ी होगा, तो बॉक्स में होगा। नहीं नहीं यार, इतना नहीं। कहाँ है? तुच्छ सा प्राणी है, तुच्छ सा प्राणी है अपन, क्या है मतलब। धन्यवाद। अभी बॉक्स खेलने लायक नहीं है, अभी फ्रैक्चर हो गया था ना, बॉक्स में ही हुआ था, इसीलिए अभी बॉक्स खेलने लायक नहीं है। चलते रहता है भाई। हो गया, लिख लिया तुमने? चलो आराम से विस्तार से बात करेंगे कभी, है ना। का एक्सेप्शन? अब तो बताने तो दे, अभी बताएगा, अभी तो बस लिखाया है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बात कर रहे थे भाई। चारों खड़े रहना, चारों खड़े हो जाओ। अरे पहले खड़े हो जाओ, इधर आओ, इधर बाहर आओ। आराम से घूमो, क्या मतलब पढ़ाई लिखाई करके। जाओ जाओ जाओ, आराम से घूमो। हाँ तुम्हारा क्या है? अरे रुक जाओ, ये भी, तू भी तो गया था इनके साथ ही, नहीं गया था? आसपास वाले गवाही दें, यहाँ बैठा था, फिर अब वहां चला गया। बस बैठ जा, फिर तो तू बैठ जा। कल से कक्षा चालू होने के बाद जो बाहर गया वो बाहर ही रहेगा, पहला कानून। और दूसरा, कक्षा चालू होने के बाद जो अंदर आने की कोशिश करेगा वो भी बाहर ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दे रहा हूं आज। कल से इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, कल से। इनको भी बता देना जो बोला गया है ना। चले आइए ना, इधर ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कंडीशन को समझिएगा ध्यान से, है ना। NO2 और ClO3 में हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड आ जाते हैं, ठीक है, तो उन स्पीशीज को क्या बोला जाता है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था एक्सेप्शंस टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल। ल्यूइस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए एलिमेंट के पास? 8, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन 8 जो नंबर है, ये नंबर देखो, ये नंबर ऑड है या इवन है? इवन। लेकिन यहां पर जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ऑड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के अंदर ऑड नंबर आ रहा है तो वो कभी भी ऑक्टेट अचीव कर ही नहीं सकता। और इसीलिए जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं वो कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते। इसका मतलब दे आर ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू ल्यूइस ऑक्टेट रूल। दूसरी बात, दो टर्म्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना होता है। एक टर्म आ जाता है बेटा पैरामैग्नेटिक, और एक टर्म आ जाता है बेटा डाया मैग्नेटिक। ध्यान सुनिएगा ना। अब पैरा और डाया मैग्नेटिक को वैसे तो हमको थ्रू आउट द सिलेबस इनऑर्गेनिक में पढ़ना ही है, हर जगह पैरा और डाया आता रहेगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक क्या चीज होती है? ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और ऐसी चीजें जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या हो जाता है? डाया। इवन आप ये देख सकते हो, डाया कहने का मतलब यहां पर एक वर्ड आता है डाई। डाई का मतलब दो, जिसका मतलब यह है कि हर इलेक्ट्रॉन का क्या बना हुआ होगा? पेयर। तो जितने भी स्पीशीज में हर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो वो होता है डाया, और जिसके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड बच जाए उसे क्या बोलते हैं? पैरा। पॉइंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना एक बार, फिर नोट पे आते हैं। पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार। दो स्पीशीज विच कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक के बारे में लिख लीजिएगा, दो स्पीशीज विच कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
दो स्पीशीज विच कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे जो भी स्पीशीज जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? पैरामैग्नेटिक। सेकेंड पॉइंट लिखें डायामैग्नेटिक, लिखिएगा दोज स्पीशीज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं होगा। दो स्पीशीज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना? या तो अनपेयर्ड ना हो, नो अनपेयर्ड बोलते हैं, या फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। खैर आइए अब इधर इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पैरा और डाया पे एक बात बताओ, अगर किसी स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल के आ रहे हैं वो ऑड है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर इन 17 इलेक्ट्रॉन या 23 इलेक्ट्रॉन की आप पेयरिंग कराने जाओगे तो एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। आप इन 17 का पेयर बनाने जाओगे तो क्या कम से कम एक अनपेयर्ड बच जाएगा? यस। आप 23 का पेयर बनाने जाओगे तो भी कम से कम एक बचेगा। एक बचता नहीं है, ज्यादा भी बचते हैं, पर वो देखने में ऐसा लगेगा कम से कम एक तो बच ही रहा है। कम से कम पैरा और डाया तो पहचान ही जाएंगे। यहां पर और यहां पर भी आप देखो, अगर आप इनकी पेयरिंग कराने जाओगे तो हर जगह पर कम से कम एक एक अनपेयर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कोई भी स्पीशीज जिनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड होता है उन्हें क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक। बेटा जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे उनका नंबर क्योंकि ऑड आएगा तो वहां पर कम से कम एक अनपेयर्ड तो बचेगा ही बचेगा। इसका मतलब हर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। नोट बनाइएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर paramagnetic in nature. All odd electron species are paramagnetic in nature. मतलब आपको एग्जाम में अगर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन ऑड इलेक्ट्रॉन है और कौन इवन इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन अगर दिखा तो ऑड इलेक्ट्रॉन दिखते ही आप ये मान सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। अब देखो हमने क्या बोला कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हमेशा कैसे होने वाले हैं? पैरा। ठीक है ना? तो ऑड के अलावा जो दूसरे स्पीशीज होंगे वो कैसे होंगे? इवन इलेक्ट्रॉन। जो ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक, जो इवन ऑड नहीं होगा वो इवन होगा। ऑब्वियसली इवन इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? ये पैरा है तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑड के लिए कंफर्म है कि ऑड वाला हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। अब जैसे ही ये लिखा देते ना इतना, तो बच्चा फिर आइजैक न्यूटन बन जाता है, आगे का खुद ही सोच लेता है कि भैया अगर ये पैरा है तो दूसरा वाला क्या होगा? डाया। ऐसा नहीं होता, इवन वाला पैरा भी हो सकता है और डाया भी हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी लिख लो ताकि गलती की गुंजाइश ना बचे। लिखिएगा इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मे बी पैरा और डाया। इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मे बी पैरा और डाया। तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए उनको देखकर आप जज नहीं कर पाएंगे। कैसे जज करना हो धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे इधर आइए, मैं 2-3 एग्जांपल बता भी दूं आपको। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा कार्बन और एक एग्जांपल मैंने लिखा नियॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। अब मैंने आपको मॉलिक्यूल नहीं दिया, अकेला एलिमेंट दे दिया, एटम दे दिया। एटम भी पैरा और डाया हो सकते हैं। आपको चेक करना है कि भैया ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है यही तो देखना है। यहां पर भी आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। अब डब्बे बना लीजिए। चेक करिए, यहां पर S2 ऐसा होगा और P2 ऐसा होगा, और यहां पर S2 ऐसा होगा और P1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन इलेक्ट्रॉन है? ये क्या है? इवन वाला क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख सकता है या नहीं रख सकता? रख सकता है। और इवन वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इवन इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक भी निकल सकता है और डाया भी निकल सकता है। बस ये दिमाग में रखें, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड होगा। लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन वाला कैसा भी हो सकता है, वो पैरा भी हो सकता है, वो डाया भी हो सकता है। आइए अब इसके बाद ये जितना अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज? Which of the following is an odd electron species? पहला ऑप्शन लिखें
CO2, दूसरा ऑप्शन लिखें NO, तीसरा ऑप्शन लिखें N2O, चौथा ऑप्शन लिखें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको इसमें चेक करना है कौन ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो टोटल, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो, जैसा भी आप चाहें। करेक्ट आंसर इज सेकंड, NO। NO का जब आप काउंटिंग करोगे तो 7 + 8 15 आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वही ऑड है, बाकी सब इवन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हाइपोवैलेंट नाम से भी दिया जा सकता है बेटा? यस है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस लिखिएगा। पहला CH4, दूसरा ऑप्शन लिखें BCl3, अगला ऑप्शन लिखें ClF3। पहला ऑप्शन CH4, दूसरा BCl3, अगला ClF3, अगला लिखें PCl5। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, BCl3। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, CH4 में कार्बन के 4 और हाइड्रोजन से भी 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 हो जाएंगे, मतलब वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। BCl3 अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 3 और 3 6। इसके बाद अगर आप देखो ClF3, क्लोरीन के पास 7 और फ्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7 3 10, तो एक्सपांडेड ऑक्टेट है, और PCl5 तो ऑलरेडी एक्सपांडेड ऑक्टेट डिस्कस किया ना, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, BCl3। अगला लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज hypervalent molecule? Which of the following is hypervalent molecule? पहला ऑप्शन लिखें SiF4, दूसरा लिखें लिखेगा दूसरा ऑप्शन ClF3, तीसरा ऑप्शन लिखेगा SF4, चौथा ऑप्शन लिखेगा CO2। बताइए, दो आंसर है इसके, दो आंसर है इसके, सेकंड और थर्ड है ना। ClF3 भी हाइपरवैलेंट है और SF4 भी हाइपरवैलेंट है ना, दोनों की काउंटिंग करके देख लीजिए आराम से, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे बेटा ना। अगला क्वेश्चन लिखे, which of the following is paramagnetic species? Which of the following is paramagnetic species? पहला ऑप्शन लिखिएगा मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन लिखिएगा नियॉन, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन लिखिएगा आर्गन लिख लीजिए। चलिए, करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन, आराम से देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक पूछा है भाई, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑड इनमें से कोई है ही नहीं, आराम से देख लीजिए। पहले ऑड होता तो अपन डायरेक्टली टिक कर देते, लेकिन ऑड नहीं है, सारे के सारे इवन है। मैग्नीशियम 12 है ना, अगला कौन है? नियॉन 10, अगला कौन है? सिलिकॉन 14, अगला कौन है? आर्गन 18। ये सब इवन इलेक्ट्रॉन है। अब इवन वाला पैरा भी हो सकता है और इवन वाला डाया भी हो सकता है। अब आप इनमें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख के डब्बों में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, डब्बों में जब इलेक्ट्रॉन फिल करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि सिलिकॉन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में पेयर्ड है ना, तो इसीलिए डायामैग्नेटिक है। बाकी 3 तो जो ऑप्शन सी है सिलिकॉन, वो कैसा हो जाएगा? पैरा। अगला क्वेश्चन लिखे, है ना, वरना सिर्फ ऑड पढ़ के चले जाओगे तो ऑड अगर मिले ही नहीं ऑप्शन में तो क्या ही कर लोगे, है ना, तो इसलिए सॉल्व करना तो आना ही चाहिए कुछ, है ना। क्वेश्चन लिखे अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक?
और अगर अभी किसी के मन में वो सवाल आ रहा हो कि सर नियॉन तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था और ऐसा वैसा, और सर ऑक्सीजन के बारे में हमने पैरामैग्नेटिक पढ़ा था, तो अभी भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, जब एमओटी आएगा तब बात करेंगे, है ना, इत्मीनान से। तब तक के लिए अगर किसी के मन में ऐसी दुविधा है, 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत याद रह जाता है धुंधला धुंधला सा, तो उसको भूल जाए, अभी बाद में बात करेंगे उस पर। अगर आपको वो याद है और आप उसके हिसाब से पैरा डाया देख रहे हो तो आप गलत देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ऑप्शंस लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखिएगा बेरिलियम, बेरिलियम। अगला ऑप्शन लिखिएगा नियॉन। अगला ऑप्शन लिखिएगा नाइट्रोजन। अगला ऑप्शन लिखिएगा मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। इस बार सॉल्व करना बहुत इजी था क्योंकि अपने को इस बार ऑड दिया हुआ था, नाइट्रोजन ऑड इलेक्ट्रॉन है, देखा और टिक करा, आंसर घर आ गए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पहला ऑप्शन CCl4, दूसरा ऑप्शन SO3, तीसरा ऑप्शन N2O, चौथा ऑप्शन NO। करेक्ट आंसर NO है ना। NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे के सारे इवन इलेक्ट्रॉन है, तो आप डायरेक्टली अभी एक ही ऑप्शन होगा कोई सही, तो आप टिक कर सकते हैं NO को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ऑप्शन लिखिएगा पहला, क्या बेटे, ऐसे ही होता है बेटा, जल्दी लिखा करो, स्पीड बढ़ाओ, ऐसे आजू बाजू वालों की कॉपी देख लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना ही लिखना होता है, ऐसे ही लिखते बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायामैग्नेटिक, हो गया खत्म, इतना ही तो लिखना होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, ठीक है। लिखिए पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन सोडियम, तीसरा ऑप्शन फास्फोरस, चौथा ऑप्शन कैल्शियम। एक ही आंसर है, क्लियर दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा, 3 ऑड दे रखे हैं और एक इवन दे रखा है, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है शुरू के तीनों ऑप्शन वो तो कैसे होंगे, पैरा पैरा और पैरा, तो डाया एक ही होगा, वो कौन हो गया, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। पहला ऑप्शन लिखे NO, दूसरा ऑप्शन लिखे N2O, तीसरा ऑप्शन लिखे NO2 और चौथा ऑप्शन लिखे ClO2। अगेन आप ऑड इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो पहला तीसरा और चौथा ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे, केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इवन इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वही हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक केस, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग does not obey, which of the following does not obey octet rule, which of the following does not obey octet rule। पांचवा ऑल ऑफ दिस, दूसरा और छठा वाला जो है नन ऑफ दिस, है ना। आराम से सोच लो, थोड़ा सोचा करो, डायरेक्ट आंसर मत दिया करो, काय बेइज्जती कराने पे उतारू रहते हो हमेशा, सोचो थोड़ा सा, मतलब जल्दी आंसर देने से सिलेक्शन नहीं होगा, सोचिए समझिए। पहला ऑल, और किसी का कोई आंसर, क्या आंसर है। आंसर याद करने से थोड़ी आंसर हो जाता है,
KLF3 देखा और टिक करके आ गए, है ना। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में बोला डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, मतलब इनमें से कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब इसमें क्वेश्चन में दो चीजें, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। मुझे बताइए ऑक्टेट रूल के लिए हमें यह देखना होता है कि बॉन्डिंग के बाद किसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। मुझे बताइए एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है, और फ्लोरीन मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होना चाहिए जनरली। मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक, आयनिक होता है। और आयनिक में शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है। आपने जो अभी काउंटिंग करी है ना, वो शेयरिंग से करी है। पहली बात, आपने जो अभी काउंटिंग करी ना 3 और 3 6, वो शेयरिंग है, वो ट्रांसफर नहीं है। तो आपको पहले तो बॉन्ड पहचानने पड़ेंगे ही, जो मैंने आते से आज बोला कि सबसे पहले क्यों हम इतनी बात कर रहे थे कि मेटल नॉन मेटल, ये वो इसीलिए क्योंकि आप हर जगह क्या करोगे, 3 और 3 6 करके आ जाओगे, है नहीं ऐसा, है ना। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये सारे के सारे होने चाहिए थे आयनिक। लेकिन आपको आज एक और चीज बताई, अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते हैं। तो बेटा ये अलबेली के सीबीआई है, इनको होना आयनिक चाहिए था, पर ये मिलते हैं कोवेलेंट। तो इनके लिए अगर आप वो 3 और 3 6 कर रहे हो तो बात सही है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बनेगा। 3 और 3 6, तो बेटा इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तीनों ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्टेट के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो ये तीनों डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन AlF3 जो है ना बेटा, ये कोवेलेंट नहीं है, ये कैसा है, आयनिक। अब क्यों ये कोवेलेंट है, क्यों वो आयनिक है, वो आगे जाके हम लोग, मैंने बोला आपको फजांस रूल जब पढ़ेंगे तब आएगा, लेकिन तब तक हमें ध्यान ही रखना है। AlF3 आयनिक है बेटा। आयनिक कंपाउंड शेयरिंग से बनता है या ट्रांसफर से बनता है, ट्रांसफर। ये बात बताओ, AlF3 का अगर नाम बोला जाए तो क्या एल्यूमिनियम फ्लोराइड बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा। तो आपको इसको आयंस में तोड़ना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। इसमें कौन कौन सा आयन होगा, एल्यूमिनियम आयन होगा और फ्लोराइड आयन होगा। एल्यूमिनियम आयन नेचर में क्या होता है, L+1 +2 +3 +4 क्या होता है, +3। और फ्लोराइड आयन F-। तो 3 फ्लोराइड आयन है, बट हम एक ही आयन लिख रहे हैं क्योंकि तीनों फ्लोराइड की कहानी वही होगी। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p1, और फ्लोरीन का 2,7। अभी एटम का लिखा ही है ना। अब +3 आने का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और -1 आने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 आ गया तो ये 8 हो गया। क्या इसने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा कर लिया है, हाँ। और इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका आउटर मोस्ट शेल अब ये बन गया, क्योंकि यहां तो कुछ है ही नहीं। क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाँ। इसका मतलब है ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो रहा है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि इन 4 में से कौन ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। वो तो फॉलो कर रहा है क्योंकि वो आयनिक है, भाई ये तीनों शेयरिंग के बेसिस पे आप देखोगे तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली सॉल्व ना करें कभी भी। हमेशा ऐसा नहीं करना है कि भैया 3 और 3 6 चिपका के आ गए। पहले बॉन्ड को पहचान लीजिए, आयनिक है तो कैटायन एनायन बना के चेक करना पड़ेगा कि ऑक्टेट पूरा है या नहीं है, और कोवेलेंट है तो आपको फिर शेयरिंग से देखना पड़ेगा। मतलब इसका ये हो गया, मान लो ऐसा एग्जाम में दिया जाता आपको NaCl बॉन्ड निकाल दो, तो आप क्या बोलते 1 और 1 2, ये नहीं, थोड़ी अपन ने यही किया अभी थोड़ी देर पहले ना। तो बॉन्ड को पहचानिए कि बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट है। आयनिक है तो आयंस के हिसाब से ऑक्टेट चेक होगा, और कोवेलेंट है तो शेयरिंग के हिसाब से चेक होगा ना। यहां तक लिख लीजिए, बाकी डिस्कशन हम कल स्टार्ट करेंगे आगे।